सुप्रभात। आज हम सभी अमृत काल के अमृत सप्ताह के पड़ाव पर आ चुके हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली दूर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि आज हमारी माननीय मुख्य वक्ता महोदया प्रोफेसर कुमुद शर्मा, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनलाइन माध्यम से हमारे बीच में है। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और हमारे जितने भी गेस्ट प्रोफेसर घोष सर, डॉक्टर और भी बहुत सारे सर लोग हैं जिनका नाम हम देख नहीं पा रहे हैं अभी इस समय, तो उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। और प्रोफेसर शर्मा भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने की प्रस्तावना लेकर आई हैं। तो मैं बिना किसी देरी के डॉक्टर अंजलि सिंह, अर्थशास्त्र विभाग और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं डॉक्टर गरिमा से कहूँगी कि वो प्रोफेसर शर्मा के बारे में हमें कुछ बताएं। मैम, गरिमा आप आपको अनम्यूट कर लो। गरिमा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जब तक गरिमा अपने आप को अनम्यूट कर रही है, मैम कुछ कह सकते हैं तब तक? बिल्कुल। हाँ, तो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है जो नए भारत के बारे में है, तो वो मैं जल्दी से पढ़ना चाहूँगी अगर आप लोग बुरा ना माने तो। वो ये कहते हैं कि एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आँखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहाँ सम्मान हर एक जाति, हर एक धर्म का, सब समर्पित हों, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया भारत, एक नया अभिमान अपने देश के जन-जन में हो, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत। थैंक यू सो मच मैम। गरिमा, आर यू देयर? मैम एक्चुअली गरिमा लेफ्ट हो गई, दोबारा ट्राई कर रही हैं। अच्छा, ठीक है। जी जी, ठीक है, तो तब तक हम ये बताना चाहेंगे मैम आपको कि हमारा जो ये अमृत काल का अमृत सप्ताह है, ये हमारी विभागाध्यक्षा महोदया का एक ब्रेन चाइल्ड है और इसमें हमारे 7 स्टेट से 7 स्पीकर्स जुड़े, जिसमें कुछ स्पीकर्स तो हमारे साथ इस यात्रा में लगातार जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर घोष ने टॉप किया है। एंड हम पर्सनली और विभाग की तरफ से सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो अपने व्यस्तम शेड्यूल से हमारे लिए हमेशा समय निकाल करके आए। तो पहले दिन हम लोग गए थे भुवनेश्वर, जिसमें प्रोफेसर सुधाकर पांडा, जो कि ऑफ कोर्स प्रोफेसर घोष के जैसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, प्रोफेसर सुधाकर पांडा जी थे। दूसरे हमारे प्रोफेसर पीके घोष सर थे और जिस दिन से सर ने ज्वाइन किया है तब से हमारा साथ नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद हमारे बीच में प्रोफेसर मनीषा दुबे जी थी। फिर चौथे दिन हमारे साथ प्रोफेसर निसार बरुआ थे, जो गुवाहाटी से थे और जो हमारे प्रोफेसर मंजुला दुबे हैं वो बिलासपुर से थी। फिर 5वें दिन हमारे प्रोफेसर नीना मल्होत्रा, जो कि अमृतसर पंजाब से थी। 26 तारीख को हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर कन्हैया आहूजा, जो कि मध्य प्रदेश से थे और स्ट्रेट अवे हम आज पहुंचे हैं दिल्ली। आपका स्वागत है, अभिनंदन है और हमारे सभी गेस्ट जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं और जिनका हम नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। और ओवर टू गरिमा। Yes, ma'am. Good morning to everyone. And we extend a warm welcome to delve into the remarkable journey of Professor Kumud Sharma, ma'am, a distinguished academic personality and a leader in the realm of Hindi literature and media studies. Currently holding the position of Senior Professor and Head, Department of Hindi, she has specialized in media, women discourse, and the modern Hindi literature. In addition, her dynamic leadership she demonstrates through her role as Officiating Director of the Directorate of Hindi Medium Implementation, University of Delhi. Her influence transcends academia as she being Vice President
at the Sahitya Academy, New Delhi, under the aegis of Ministry of Culture, Government of India, and a role as a member of various esteemed academic councils and committee. An academic writer, Professor Sharma has penned 13 celebrated books that cover diverse topics from media to women discourse and literature, along with numerous awards that recognizes her contribution. We invite you to explore the extraordinary achievements of Professor Kumud Sharma ma'am, an academic pioneer whose dedication and leadership have left an indelible mark on the realms of education, literature, and media studies specialist in Hindi. We welcome you once again, ma'am. Over to you. Thank you, Garima. Ma'am, we are just waiting for your deliberation. Please, ma'am, आप अपना वक्तव्य हमारे सामने रखें. Please, we welcome you. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी साथीगण और मुझे लगता है कि लखनऊ के और भी लोग जुड़े हुए हैं शायद इससे, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे पास अनामिका जी का फ़ोन आया और व्यस्तता इतनी है दिल्ली में इस समय विश्वविद्यालय की, और मैंने बिल्कुल उनका विषय बताइए मुझे अनाउंस करना है, और मैंने एकदम से मेरे मुंह से निकला, आवाज़ मेरी पहुंच रही है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और एकदम मेरे मुंह से निकला नए भारत की तस्वीर। अचानक बिना सोचे समझे एक क्षण नहीं लगा मुझे ये विषय देने में, तो कहीं ना कहीं बाद में मैंने सोचा कि मेरे पास विषय तो बहुत सारे थे, मैंने इसी विषय को बिल्कुल मेरे मुंह से अचानक क्यों निकला। तो मुझे लगता है कि ये शायद मेरे अवचेतन में एक जो नई बात घर कर रही है, वो शायद आप लोगों के मन में भी कर रही होगी कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया और जो अमृत काल था जिसका निचोड़ हमारे हाथ में आया, वो इतना बहुमूल्य है कि वो शायद उसकी गूंज अनुगूंज हमारे मन में इस तरह से बस गई है कि और एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने उभर करके आई है। जब भी किसी देश के भविष्य का स्वप्न होता है या किसी देश के भविष्य की हम तस्वीर देखते हैं, तो यकीन मानिए कि कोई भी देश जब प्रगति करता है तो वो आइसोलेशन में कभी नहीं करता है। एक तो सबको साथ लेकर चलना होता है, और दूसरी चीज ये है कि उसका साझा कई कई स्तर पर होता है। आप अतीत को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, वर्तमान पे निगाह रखे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, और भविष्य की संभावनाओं पर दृष्टि रखे हुए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का साझा जब होता है, तभी जो है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, वो प्रगति करता है। तो अमृत काल का जो समय है और जो एक तस्वीर हमारे भारत के नेतृत्व में हमें दिखाई है, उससे जो अनगूंज निकल करके आई है वो ये है कि ये वो समय है भारत को पहचानने का, भारतीय होने पर गर्व करने का और भारतीयता के जागरण का। तो हम जाग रहे हैं और जाग ही नहीं रहे हैं। चंद्रयान को हमने पहुंचा दिया और ऐसी विजय पताका है चंद्रमा पर। तो विक्रम लैंडिंग जब हुई तो मैं कहीं इसी तरह से भाषण दे रही थी, और जिस तरह से भारत की विजय का उद्घोष हो रहा था, तो मुझे उस समय ही लगा कि भारत की तस्वीर, नए भारत की तस्वीर कितनी सुंदर होगी, ये मन में विचार आया। ये वो समय है जो अमृतकाल का जो समय हमने देखा कि आपके भीतर जो भारतीयता है, जो भारत बोध है, जो सांस्कृतिक बोध है। देखिए, ये समय बिल्कुल अलग था। 1991 में, जो कि इकोनॉमिक्स के लोग यहाँ पर हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का समय था, हम ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल हुए, और ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तो तरह तरह से अलग अलग समय पे पूरे विश्व में आई, और उसमें एक बहुत बड़ा जो प्रश्न उभर करके आया वो ये उभर करके आया कि जो भूमंडलीकरण है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, हमारा जो अपना एक स्थानीय असर है, वो कहीं चला ना जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि विकसित जो देश हैं भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में वो विकासशील देशों पर इतने प्रभावी ना हो जाए कि विकासशील देश या अल्पविकसित देश हैं, उनकी अपनी तस्वीर, उनका अपना भविष्य, उनका अपना
वर्तमान किसी और पर निर्भर ना हो जाए, ये बहुत बड़ी एक चिंता थी। लेकिन जो भारत है, भारत के लोग ये जानते हैं कि जो भारतीयता है, मुझे आगे की पंक्ति याद आ रही है क्योंकि साहित्य से हूँ, साहित्य के जब आप होते हैं तो चाहे आप मानवीय व्यवहार में हो, चाहे भाषण कर रहे हो, तो आपका साहित्य कहीं छूटता नहीं है। तो हमारे यहाँ साहित्य में बहुत बड़े कवि हैं अज्ञे, और उन्होंने भारतीयता को परिभाषित करते हुए कहीं लिखा, अपने किसी निबंध में लिखा था कि भारतीयता जो है वो मानवीयता के नाक का बेसर है। अब आप देखिए, केवल भारत के लोगों का नहीं, भारतीयता मानवीयता के नाक का बेसर है। और ये उदाहरण मिलता है कि जब वो भाषण दे रहे थे और जब उन्होंने कहा कि भारतीयता मानवीयता के नाक का बेसर है, तो पूरे हॉल में जो है तालियां गूंजी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछिए कि भारतीयता क्या है, तो शायद इसकी समझ बहुत स्पष्ट नहीं होती, बहुत से लोगों को नहीं होती, भारतीयता के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो अब ये जो समय था, अमृत काल का जो समय था, बार बार मुझे अनामिका जी ने कहा कि अमृत काल से जोड़िएगा, अमृत महोत्सव से, तो मैं जोड़ रही हूँ कि ये जो समय था वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ने के लिए, भारत की सामूहिक चिति को समझने के लिए और संस्कृति के साथ भारतीयों का एक सर्वव्यापी बोध है उसको जगाने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट समय था। और ये वो समय था जिसने समझाया कि भारत बोध क्या है, और ये समझना क्यों जरूरी था इसको आप समझें। क्योंकि एक समय था जब भारतीयता की हमने बात की, भारत बोध को जगाया, जब मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा, तब अंग्रेजों का साम्राज्य था। और वो समय था कि जब भारतीयता पर एक दबाव था, भारतीय संस्कृति पर आघात था, और उन्होंने समझा कि अगर भारत पर कब्जा करना है तो सबसे पहले इनकी भाषा को ख़त्म करना होगा, इनकी संस्कृति को ख़त्म करना होगा। तो उतने ही दूने वेग से भारत बोध को जगाने की और भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को जगाने की ज़रूरत हुई और भारत भारती लिखा गया। तो जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, अंग्रेज साम्राज्यशाही थी, उसी तरह की स्थितियाँ जो हैं, नव उपनिवेशवाद, ग्लोबलाइजेशन जब आया, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद भी उसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई, उपभोक्तावादी दंश, क्योंकि वो संस्कृति तो हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारे यहाँ तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए वाली बात थी। लेकिन अब क्या है कि अब दूसरे तरह की जो है संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति में मुझे मिल जाए भले ही कोई भूखा रह जाए। तो और ये रहा कि एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से मिले, ग्लोबलाइजेशन में तो बात समझ में आती है, लेकिन मिलने मिलाने की प्रक्रिया में अगर आपके देश की संस्कृति खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि वो कहीं किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये हुआ कि फिर से एक भारत बोध को जगाने की ज़रूरत हुई, हमारी जो साझा सांस्कृतिक विरासत है उसको जगाने की ज़रूरत हुई। तो मिलने मिलाने की प्रक्रिया में अगर आपकी स्थानीय संस्कृतियाँ ख़त्म हो जाए, फिर ये जगाने की ज़रूरत हुई कि भाई हमारी तो तमाम भारतीय भाषाएं, उनके बीच भी हमारा एक सांस्कृतिक साझा है। और हमें ये समझने की ज़रूरत हुई, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ फिर मुझे याद आ रही हैं, वो एक बार कह गए थे कि एक धारा है, वो धारा अब तक बरस सहसों बीत गए, आंखों के आगे आती है धर रूप नए, है कभी शंकराचार्य कभी नानक कभी कबीर, वह आती जाती है हम तक होकर अधीर, वह कभी विवेकानंद कभी है रवि ठाकुर, फिर कभी गूंजने लगती बनकर गांधी का गौरव गान। तो ये जो धारा है हमारी, जो अपनी चिंतन की धारा है, जहाँ शंकराचार्य है, जहाँ नानक है, जहाँ कबीर है, जहाँ विवेकानंद है, जहाँ रवि ठाकुर है, जहाँ गांधी है, जरूरत महसूस हुई कि हम इनसे जुड़े और जुड़ाव को हम महसूस करें संवाद की निरंतरता में। तो ये वो काल था कि संवाद की निरंतरता में जिस धारा का संकेत मैंने अभी जो पंक्तियां पढ़ी, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां थी, उन्होंने संकेत दिया। तो ये सांस्कृतिक परंपरा से साझेदारी का संकेत है और ये बिना भारत बोध के संभव नहीं है। और इस अमृत काल में इस भारत बोध को जगाने की जरूरत है और ये भारत बोध जगा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार नहीं, पिछली बार लाल किले से भाषण दिया था, तो उन्होंने 5 प्रण की बात कही थी।
और विकसित भारत का लक्ष्य सामने हो, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना, एकजुटता और गुलामी के हर अंश से मुक्ति, पांचवा था हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का नागरिक को ज्ञान हो। ये 5 प्रण थे और ये 5 प्रण ऐसे हैं कि अगर इन पर आप चलिए, ये हमने पूरे कर लिए तो नए भारत की तस्वीर जो बनने वाली है, जो नया भारत बनने वाला है, वो बहुत सुंदर इसकी तस्वीर होगी। मैं भारत पर जो उन्होंने बात कही कि अपनी प्राचीन विरासत पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना है, हर व्यक्ति को गर्व करना है। तो भारत बोध को जगाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप विवेकानंद को समझें, पंडित मदन मोहन मालवीय को समझें, माखनलाल चतुर्वेदी को समझें, महात्मा गांधी को समझें, माधवराव सप्रे को समझें, बाबा साहब आम्बेडकर को समझें, वीर सावरकर को समझें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परंपरा से जुड़कर उनको व्याख्यायित करें। तो ये सारे जो चिंतन है ये आने चाहिए। अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व। हमारी सांस्कृतिक विरासत है क्या? हमारी सांस्कृतिक विरासत में जो बहुमूल्य है, जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयता लोग कहते हैं कि ये तो राष्ट्रीयता जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद ये राष्ट्रीय चेतना आई, ये तो हमारे यहाँ नहीं थी, हम तो छोटे छोटे राज्य थे। तो इस तरह का भ्रम लोगों ने फैलाया। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि भले ही स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां रहीं, उसमें भले ही राष्ट्रीयता को एक नया आयाम मिला हो, लेकिन राष्ट्र की परिकल्पना हमारे यहाँ वेदों से। वेद हमारे इतने प्रामाणिक ग्रंथ हैं, तो हमारा जो किसी भी देश का अपना स्वरूप, उसका अपना सौंदर्य तभी निखर सकता है कि जब वो अपनी पहचान में सुरक्षित रहे। आपकी अपनी पहचान क्या है? हमारा एक ढांचा है जिसमें हम अपने को पहचानते हैं। और वो ढांचा किसका है? उस ढांचे में आपकी भाषा भी है, उस ढांचे में आपकी संस्कृति भी है, उस ढांचे में आपका साहित्य भी है, उस ढांचे में आपका मिथक भी है, उस ढांचे में आपका स्मृति बोध भी है, उस ढांचे में आपका संस्कृति बोध भी है, उस ढांचे में आपका इतिहास बोध भी है, आपके सनातन सरोकार भी उसी ढांचे का हिस्सा है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो आप कहेंगे कि गुलामी क्या, हम तो आजाद हो गए, हम तो स्वाधीन हैं। और मैं आपको इस संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो सेमिनार का जब विषय आया, लोगों के पास कार्ड पहुंचे तो उसमें था स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। तो बड़ा अटपटा सा लगा कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, तो स्वाधीनता का मतलब ही स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का मतलब ही स्वतंत्रता है। तो अच्छे लोग जो है इससे जो है थोड़ा सा कि भाई ये क्या विषय है। तो लोगों ने तरह तरह से अपने तरीके से खोला, क्योंकि अब तो आप अपने आप पाठ कर लेते हैं और हर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को हम साहित्य के लोग जानते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को हम किस तरह से भरते हैं। तो कई लोगों ने इसको फिल इन द ब्लैंक्स को अपने तरीके से भरा। लेकिन जिन चिंतक को बुलाया गया था, जब उन्होंने भाषण दिया तो बड़ी अच्छी बात निकल करके आई, जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसका संकेत किया कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति नए भारत की तस्वीर के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रही थी कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता, तो बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई उस भाषण के बाद कि भाई हम स्वाधीन तो हो गए, हमने एक लंबी यातना और संघर्ष के बाद आजादी तो हासिल की, देश आजाद हो गया, स्वाधीन हो गए, हम अपने अधीन हो गए, स्वाधीन हो गए, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए। आप कहेंगे क्या बात हुई, हम स्वतंत्र कैसे नहीं हुए? अब उन्होंने इसको खोला कि स्वतंत्र यानी हमारा अपना तंत्र होना चाहिए था, लेकिन हम आजाद हैं, हम स्वाधीन हैं, लेकिन हमारा कोई तंत्र नहीं है। यहाँ पर न्याय तंत्र किनका है? वैसे ही जुडिशरी चल रही है, वहां हिंदी भाषा में होता ही नहीं कुछ, वो उन्हीं का दिया हुआ तंत्र है। डेमोक्रेसी उसी तरह से वो दे करके गए और जिस तरह से वो पूरा उसका प्रारूप बना, और उसी तरह से आपका शिक्षा का तंत्र आपका तंत्र नहीं है। मैकाले की शिक्षा पद्धति से ही हम चले आए। भाषा का तंत्र हमारा नहीं है,
हमारे पास राजभाषा तो अपनी कोई राजभाषा नहीं है एक हमारे पास। तो हमारा तंत्र कहाँ है? हमारा तंत्र तो है ही नहीं। हम स्वाधीन हो गए लेकिन हमारा तंत्र नहीं है। हमारा तंत्र नहीं है मतलब हमारी जो अपनी भारतीयता की पहचान है वो हम अभी तक हम अर्जित नहीं कर पाए, स्वाधीनता के इतने सालों के बाद भी अब वो नहीं कर पाए। हमारी शिक्षा प्रणाली कहाँ गई? हमारे गुरु शिष्य संबंध जो थे वो कहाँ है? अब है क्या? हमारी जो शिक्षा की समझ थी वो कहाँ है? हम शिक्षा को कैसे पहचानते थे? हम अपनी विरासत पर गर्व करें तो हम अपने शिक्षा तंत्र पर भी गर्व करें। हमारे शिक्षा तंत्र में क्या था? हमारे शिक्षा तंत्र में शिक्षा का मतलब क्या था? हमारे शिक्षा तंत्र में शिक्षा का मतलब था आत्म परिष्कार। और ये कहा जाता था शिक्षा का जो मुकम्मल अर्थ है, ये बताया गया था कि शिक्षा का मुकम्मल अर्थ है जीना। कैसे आपको जीना है ये आपको सीखना है और आपको सुख और दुख में समभाव से जीना है। ऐसे जीने की जीते सब लोग हैं लेकिन जिया कैसे जाए ये आपको सिखाती थी शिक्षा। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में ज्ञान को तीसरी आंख कहा गया था और तीसरी आंख कहा गया था मतलब आपके पास दो आंखें हैं, आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि फूल बहुत सुंदर है, आप देख रहे हैं काला रंग है, नीला रंग है, लाल है, सफेद है, सामने खाना रखा है, सब आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, आपकी दो आंखें हैं, आप देख तो रहे हैं लेकिन देखना और किस नजरिए से देखना ये अलग अलग चीज है। एक ही चीज को एक व्यक्ति दूसरी दृष्टि से देखता है और तीसरा व्यक्ति दूसरी दृष्टि से देखता है। तो आपकी कौन सी दृष्टि सही है, विजन, वो आपको शिक्षा देती है। और गुरु शिष्य का जो संबंध था हमारे यहाँ, वो गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? वो आकाश धर्मी संबंध था। क्योंकि यहाँ शिक्षा के लोग बैठे हुए शैक्षिक जगत से, तो इस बात पर थोड़ा बल दे रही हूँ, इसको थोड़ा विस्तार भी दूंगी इसको। गुरु शिष्य संबंध, गुरु जो है आकाश धर्मी हुआ करता था। आकाश धर्मी का मतलब है आकाश का जो धर्म होता है सबको पनाह देता है, सबको अपने यहाँ शरण देता है आकाश, और सबको पनपने का, ऊपर उठने का अवसर देता है। तो आकाश धर्मी जो शिष्य गुरु होता था वो अगर जो शिष्य में क्षमताएं हैं, जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, उसको नाप लेता था, अच्छी तरह से तोल लेता था और उसी दिशा में उसको बढ़ाता था, वही नजरिया उसको देता था उसी तरह का। वो ऐसा शिक्षक नहीं था कि वो एक अंकुर फूटा उसको ईंट रख दे, बल्कि उसको लहलाने का पूरा अवसर देता था। ऐसा जो है गुरु शिष्य। इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। ये मैंने पढ़ी थी और इससे आप समझ जाएंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए। हमारे भीतर भी बहुत सारी कमियां हैं। कि एक लड़का जो था वो दिव्यांग था, उसका एक हाथ नहीं था और वो जो है उसको बहुत लोग चिढ़ाते थे और कि टुंडा टुंडा कहते थे। और उसकी बहन थी, केवल उनके माँ बाप नहीं थे उसके, तो बहुत परेशान था कि बहन की रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो वो गया पहलवान के पास थी कि मैं कुश्ती सीखूंगा। तो एक पहलवान जो बहुत नामी पहलवान था उसके पास गया, उसने कहा मुझे कुश्ती सिखा दो। तो बड़ा हंसा कि तू जा, मेरे पास समय नहीं है, तुझे मैं सिखाऊंगा। तो उसने एक बूढ़े पहलवान का जो कुश्ती सिखाना छोड़ चुका था उसका नाम लिया कि तू उसके पास चला जा। तो उसके पास वो गया तो उसने कहा कि भाई, बच्चे ने कहा कि गुरुजी मुझे जो है कुश्ती सिखा दीजिए। तो उसने कहा तुझे मेरे पास किसने भेजा, मैं तो सिखाता नहीं हूँ अब। तो उसने उस गुरु का नाम लिया जो बहुत अहंकारी था, जिसने कहा था मेरे पास समय नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो वो समझ गया। तो उसको चुनौती लेगी गुरु को कि उसने ऐसा कहा है तो मैं इसको सिखाऊंगा। तो उसने उसको कुश्ती सिखाई और जब वो सिखाता रहा तो एक ही दांव सिखा रहा था। कुश्ती के तो बहुत सारे दांव होते हैं, तो एक ही दांव सिखा रहा था। तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी 6 महीने से आप एक ही दांव सिखा रहे हैं, मुझे दूसरा दांव सिखा दीजिए। तो कुछ बोले नहीं,
बोले इसी को तुम अच्छी तरह से करो। फिर वो एक प्रतियोगिता का अवसर आया, तो प्रतियोगिता में 2 पहलवान उतरे। एक पहलवान जो बड़ा गुरु था और बहुत अहंकारी गुरु था, उसका शिष्य था जिसके दोनों हाथ थे, और दूसरा इनका शिष्य था। दोनों जब उतरे तो लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रतियोगिता होती है 2 समान लोगों में होती है और ये तो मानवीयता के विरुद्ध है, ये तो हो ही नहीं सकती कुश्ती जो है, क्योंकि इनको तो दोनों को 50-50% दे दिया जाए पुरस्कार की राशि। तो जो अहंकारी बच्चा था, अहंकारी गुरु का शिष्य था, उसने कहा ये तो मैं तो लड़के लूंगा और ये तो मेरा ही, ये तो मुझे ही मिलेगा, ये तो मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलना चाहिए, तो मैं तो लड़ूंगा, मुझे ही मिलना है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकता, अगर मैं जीता तो मैं लूंगा, नहीं मैं इस तरह से नहीं लूंगा। तो दोनों उतरे, उनका कि ठीक है भाई, दोनों की यही राय है। तो जब जिस बच्चे के दोनों हाथ उसने पटकनी दी, वो नीचे बिल्कुल गिर गया, सब हाय हाय करने लगे। उसके बाद वो बच्चा उठा और उसने जो है एक दांव खेला, तो जो गुरु ने उसके सिखाया था, तो वो पता लगा कि जो अहंकारी वाला शिष्य था वो चारों खाने चित, और जो जिसके हाथ नहीं था वो जीत गया। अब वो अपने गुरु के पास गया और उन्होंने कहा कि गुरुजी, उसके तो दोनों हाथ थे, ये मैं कैसे जीत गया, वो तो मुझे गिरा सकता था, जीत सकता था। तो गुरु ने कहा कि बेटा, मैंने वो दांव तुम्हें सिखाया था, और हर दांव की काट होती है। तो उसने कहा कि उसकी काट, तो मैंने वो दांव सिखाया था कि उसकी काट के लिए तुम्हारा दूसरा हाथ होना चाहिए था, अगर दूसरा हाथ नहीं है तो वो उसको काट ही नहीं सकता था। तो ये दृष्टि है गुरु की, और इस तरह से वो जीत गया। कि आप उसकी क्षमता को देखिए, अगर कोई कमजोरी है तो कमजोरी जो है शिष्य की, उसको भी आप उसकी शक्ति बना दे, ये गुरु में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ गुरु परंपरा, शिष्य गुरु परंपरा थी कि पूरे सम्मान के साथ स्नेह और सम्मान का ऐसा धागा होता था गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों में, वो कहीं टूट गया है और हमें लगता है वो फिर से लाने की जरूरत है। अब ये समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ ये हो गया, नॉलेज इज पावर, हम कहते हैं नॉलेज इज पावर। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ साहित्य की कोई उपयोगिता नहीं लोग देखते हैं। तो अब ज्ञान की, नॉलेज इज पावर तो है, लेकिन पावर कब है लोगों की दृष्टि में, कि वो पावर तब है जब वो जो मार्केट है, जॉब का मार्केट है, उस जॉब के मार्केट में आपका मोटा पे पैकेज आपको नहीं दिला सकता है, तो वो उस ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अब इसी से मैं जोड़ रही हूँ कि नई शिक्षा नीति जो आई है, वो नई शिक्षा नीति नए भारत की तस्वीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में आप अपने देश का चेहरा पहचान सकते हैं और आप अपनी भारतीय पहचान पा सकते हैं और अपने स्व की पहचान को भी आप अर्जित करते हुए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा नीति है और ये शिक्षा नीति भारत केंद्रित होने के साथ साथ ये वर्तमान युग की जरूरतों के अनुकूल और भविष्य की आकांक्षाओं को सामने रख करके इसकी तस्वीर, इस शिक्षा नीति का पूरा मसौदा तैयार किया गया और ये इस तरह से लागू हो रही है, सत्र शुरू हो चुके हैं। तो इस शिक्षा नीति में, और ये शिक्षा नीति ऐसी है कि आप भारतीय परंपरा पे गर्व भी कर सकें, अपनी विरासत पर आप गर्व कर सकें और अपने वर्तमान की समस्याओं को देख सकें और तकनीकी समन्वय करके, और आप एक कौशल आप में हो, जब आप निकलें किसी भी शैक्षिक प्रांगण से, तो हर बच्चे के हाथ में कमाने का कोई जरिया भी हो। तो इस तरह से हमारी जो शिक्षा नीति इस समय बनी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो नए भारत की तस्वीर बनाने में, नए भारत की मुकम्मल तस्वीर बनाने में बहुत बड़ा योगदान उसका होगा। इसी शिक्षा नीति में एक बात ये आई है कि जो माध्यम भाषा होगा वो आपकी मातृभाषा होगी, और ये इतना बड़ा कदम है कि जिसमें हम गुलामी के एक दंश से मुक्त हो सकते हैं और उसकी आगे आने वाली तस्वीर उभरती है कि हमारे पास अपनी भाषा नहीं है, एक राष्ट्रभाषा हमारे पास नहीं है। एक राष्ट्र एक भाषा का स्वप्न भी जो है वो भी साकार हो सकता है और मातृभाषाओं पर हम गर्व कर सकें। अंग्रेजी का आधिपत्य हमारे ऊपर इतना हावी था, राजभाषा तो हमने हिंदी को बना दिया, राजभाषा पखवाड़ा आ रहा है, राजभाषा तो बन गई, लेकिन वो वास्तव में व्यावहारिक स्तर पर कितनी राजभाषा है ये हम सब जानते हैं। तो गुलामी के जो दंश थे वो अभी बरकरार हैं। जब देश आजाद हुआ था
तो गिरजा कुमार माथुर ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी और उसका शीर्षक था 15 अगस्त। और उस 15 अगस्त में उन्होंने लिखा था कि भाई देश आजाद तो हो गया, लेकिन अभी कठिन डगर है, और उस कठिन डगर है और अभी शत्रु हट गया, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। तो शत्रु तो हट गया, लेकिन गुलाम औपनिवेशिक जो दास्ता है उससे हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए, और उससे मुक्ति की दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बड़ा कदम है, नए भारत की एक बढ़िया तस्वीर बनाने। तो भारत को आजाद करके अंग्रेज जो अपना पुलिस तंत्र भी छोड़ गए, अपना प्रशासन तंत्र छोड़ गए, न्याय तंत्र भी अपना छोड़ गए, इस तरह से अपनी विरासत छोड़ गए। लेकिन विडंबना रही कि शोषण और अन्याय की उसी व्यवस्था को हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक बरकरार रखा गया। इसीलिए लोकतांत्रिक विसंगतियां इतनी प्रभावी हो गई कि विनाश की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। संस्कृति के साथ संलग्नता के सर्वव्यापी बोध को हमने कहीं खो दिया, और समूचा देश जो है एक हताशा, निराशा और अवसाद से ग्रस्त हो गया। तभी उस समय किसी कवि ने लिखा था कि मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया। जो भी आएगा समाजवाद समानता के नाम की ईंटें पकाएगा, मनमाने बेडौल सांचे में। ये सारी पंक्तियां लिखी गई उस समय, लेकिन समय ने करवट बदली है और देश को एक बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। और उस समय वो नेतृत्व ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें जो है अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना है, गुलामी के हर अंश से मुक्त होना है, हर नागरिक को अपना कर्तव्य सीखना है और एकजुटता आपको लेकर के आनी है। तो ये जो संदेश है, वो संदेश ये कह रहा है कि हमारे भीतर जो भाषा को लेके, संस्कृति को लेकर के हम अपनी संस्कृति को हीन समझे और दूसरे की संस्कृति को हम उत्कृष्ट समझे, और हमारी युवा पीढ़ी यही है कि वो अपनी संस्कृति को हीन समझती है और पश्चिमी संस्कृति को उत्कृष्ट समझती है। तो एक तरह का आत्मदैन्य है, ये आत्मदीनता है। हम अपनी भाषा को हीन समझे और अंग्रेजी को हम, ठीक है अंग्रेजी सीखिए, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब ये वो समय है कि किसी की किताब भी आई थी, भारत बोध का नया समय, हमारे मित्र ही हैं संजय द्विवेदी, तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि आत्मदैन्य से मुक्त हो रहा है भारत। तो मैंने कहा इसको एक लाइन और जोड़िए कि आत्म चैतन्य से युक्त हो रहा है नया भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारतीयता को, जड़ों से उखड़ चुकी भारतीयता जो थी, उसको एक नया आकाश मिल रहा है, एक नया विहान मिल रहा है आप कह सकते हो, और एक ऐसा जो समय था जहां, और उस समय की विदाई हो रही है, और ये जो युग है वो आत्म चैतन्य से की आभा से उद्भासित होने का है और एक नए भारत की तस्वीर को गढ़ने का समय है। वर्तमान जरूरत इस बात की है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति की जो महान परंपराएं हैं, उसका जो समृद्ध इतिहास है, उसकी जो स्मृतियां हैं और मानवीय जीवन की जो उच्चतम उपलब्धियां हैं, उनकी संभावनाओं को हम अब तलाशें। तभी हम सांस्कृतिक विरासत को खंगाले तो सही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, महिलाओं के हित की बात हो, वंचितों के हित के लिए जाने वाले जो ऐतिहासिक निर्णय इस समय हो रहे हैं, वो नए भारत की तस्वीर बना रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति का उदय हो चुका है और समाज में एक वैकल्पिक राष्ट्रवादी चिंतन के पक्ष में नए नैरेटिव जो आगे बढ़ा है, वो उसकी स्वीकार्यता किस तरह से बढ़ रही है। और विदेशी विचारधारा की गुलामी कर रहे जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रवाद को एक नकारात्मक संवेग के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और उसकी अवधारणा को संकीर्ण बताते हैं। तो राष्ट्रवादी हित में बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीयता के हम अर्थ को समझें, भारत बोध को जगाएं। तो आज़ादी की ऊर्जा का जो अमृत है, जिसकी बात बार बार आपके सातों व्याख्यानों में आई होगी, जैसा कि मुझे संकेत किया गया था, तो हम देखते हैं कि अपनी माटी की जो महक है वो इस समय उठनी शुरू हो गई है
और लगातार हम संवाद के स्तर पर हैं। और ये जो आप हमारा जो सेमिनार हो रहा है, आप लोग जो कर रहे हैं, वो भी संवाद जो पूरे भारत में चल रहा है, उस संवाद का ही एक हिस्सा है। तो हम संवाद कला जो है, संवाद कला के माध्यम से हमारी जो विचारों की विरासत है उसको आगे बढ़ रही है। आने वाला जो नया भारत है, इसमें स्वच्छता होगी, स्वस्थ होगा भारत, वहाँ महिलाओं के लिए सम्मान होगा, और महिलाओं के लिए सम्मान हमारे का हिस्सा है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के जीवन की डगर इतनी आसान नहीं होती, बड़ी कठिन डगर है। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी विरासत को नए संदर्भ में देखें तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से आप अपने समय के अनुकूल किस तरह से अमृत निकाल लाएंगे वहां से, अपने सांस्कृतिक बोध से, अपनी विरासत के अपने आत्मबोध से, अपने स्मृति बोध से, अपने इतिहास बोध से। अभी मैं किसी सेमिनार में गई तो एक ने मुझसे सवाल किया कि रामचरितमानस में अहिल्या और केकई जैसे ऐसे चरित्र हैं। तो मैंने कहा कि भाई, जो कालजयी रचना होती है वो अपने समय के साथ यात्रा करती है और नए अर्थ की संभावना को वो कभी खोती नहीं है, इसलिए वो कालजयी होती है। रामचरितमानस अगर कालजयी है तो इसी कारण कालजयी है कि नई पीढ़ी उसमें समय के अनुकूल वहां पर अब वो अर्थ देख सकती है, उसका लेखन इस तरह से होता है। तो मैंने कहा कि भाई, अगर आप अपने जो आपके स्मृति इस तरह के ग्रंथ हैं, आपके जो महाकाव्य है, ये हमारे जीवन का, हमारे हृदय का हिस्सा है ये। तो बोले कि नहीं, हमारा तो नहीं बैठ सकता है सामे इनके साथ, सीता के साथ नहीं बैठ सकता और तुलसी के साथ नहीं बैठ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बैठ सकता, क्यों नहीं आप बैठा सकते? केकई का चरित्र है, केकई को आप इस तरह से देखते हैं, केकई के चरित्र को आपने वहां क्यों नहीं देखा कि देवासुर संग्राम में केकई थी और देवासुर संग्राम में उन्होंने बचाया, उसकी रक्षा की, प्राणों की रक्षा की दशरथ की। तो आप ये नहीं देख सकती कि इसमें युद्ध कौशल कितना था, कितनी शक्तिमान थी, कितनी शक्ति संपन्न थी। जब उन्होंने कहा कि 2 वरदान मांग लो तो उन्होंने कहा समय आने पर मांगूंगी। तो ये पॉलिटिकल समझ है, तो पॉलिटिकल समझ भी देखिए। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं देखते हम केकई में? उनका सीता ठीक है, रामचरितमानस में सीता का परित्याग नहीं किया, तुलसी ने संभाल लिया, लेकिन उन्होंने श्री राम गीतावली में किया। लेकिन आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देख सकते कि सिंगल वुमेन कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ? हम कहते हैं कि लड़कियां में इतनी सामर्थ्य है आज के युग में कि वो अकेले रह सकती हैं, बच्चों की परवरिश भी कर सकती हैं। तो सीता वन में रह करके बच्चों की परवरिश करती है, सिंगल वुमेन है, सिंगल मदर है। तो सिंगल वुमेन जो है वो क्यों नहीं कर सकती? ये सीता बताती है ना कि वो कर सकती है। अब अहिल्या को लोगों ने उठाया कि अहिल्या क्या है, वो पत्थर। तो मैंने कहा भाई, उसको इस तरह से आप देखो, आपको देखने का नजरिया, विजन क्या है। अगर आप पूरी चौपाई पढ़े वहां पे तो वहां पे आता है कि अहिल्या ने धीरज रखा है। तो वो जो अहिल्या जो शिला बन गई, शिला का बनने का मतलब तो निष्प्राण हो गई ना, लेकिन फिर भी अंदर है। तो स्त्री जीवन की कठिनाइयों का संकेत है वहां पूरे उसके चरित्र में, कि जीवन में स्त्री का आज अगर आप जोड़ करके देखें तो बलात्कार है, छद्म है, छल है, तो छल से चली जाती है ना अहिल्या। और उसके बाद क्या है, राम आते हैं तो उद्धार हो जाता है। अगर वो पूरी मर ही जाती तो उद्धार नहीं हो सकता था, लेकिन वो अंदर जो है कहीं चैतन्य बचा रहता है स्त्री का। संघर्ष करने के बाद, संघर्ष करते करते भी कहीं वो चेतना है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो स्त्री चेतना का हिस्सा है, कि स्त्री चेतना उसके भीतर है, माइक्रो स्तर पर उसके भीतर चेतना है। लेकिन यहाँ आप इसको ऐसे देखिए कि मैक्रो स्तर पर स्त्री को समाज का सहयोग चाहिए। राम यहाँ सिंबॉलिक है समाज के, देश के, कि जरा सा भी उसको सहयोग मिलेगा तो वो एकदम लहला उठेगी और पता नहीं कहाँ पर पहुंचेगी। तो देश की बेटियों को भी आज जो है सरकार का समर्थन मिल रहा है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, बेटा बेटी एक समान है, बेटी को पढ़ने की बात है, लगातार बड़े बड़े जगहों पे स्त्रियां पहुंच रही हैं। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि नया भारत सामने बनते हुए देख रही हूँ।
मैं उस लड़की को भी देखती हूँ जो फेसबुक पर एकदम पब्लिक डोमेन में आती है और अपने मन की भावनाओं को निर्द्वंद होकर के वहां पर व्यक्त कर सकती, ओ आई एम ब्यूटीफुल, I love my mind, I love my body, don't try to change me, don't try to turn myself against myself because I love myself. एक वो लड़की भी है जो ये कहती है my hard work will carry me to my destination while my destination will fight my battle. हम इस तरह की लड़कियों को देख रहे हैं, वो लड़कियां जो 7 समुंदर पार जाकर के अपने सपनों को ऊंची उड़ान देख रही हैं। और मैं देखती हूँ, आप किसी इंटरव्यू में जाइए तो किस तरह से छोटे छोटे गांवों से लड़कियां निकल करके आ रही हैं और बहुत संघर्ष बताती हैं वो अपने, लेकिन उनमें एक चेतना जग गई है। तो आप जो नया पाठ करें अपने जो हमारे विरासत के ग्रंथ हैं, तो उनका नया पाठ भी हम अपने संदर्भ में करें, जोड़ करके कि हम अपने आत्मबोध से जुड़े, वो हमारा आत्मबोध का हिस्सा है वो, लेकिन आत्मबोध से जुड़े, उनको वर्तमान से जोड़े और भविष्य से जोड़े। देखिए, कुछ भी होता है तो आपका जो साझा होता है सिर्फ वर्तमान के साथ नहीं होता, अतीत के साथ भी होता है, आने वाले भविष्य के साथ भी होता है, और एक नैतिक साझेदारी से जो है आपका जो है देश चलता है, समाज चलता है और परिवार चलता है। तो ये जो नया समय है आज, अमृतकाल जो है, और ये जो हमने अमृत महोत्सव मनाया, अमृतकाल हमने देखा, ये इसने हमें एक अवसर दिया था और ये अवसर लगातार चलना चाहिए कि बृहत्तर आत्मशोध की प्रक्रिया से हम गुजरें, अपने भीतर के भारत बोध को हम जगाएं। ये समय जागरण का है, देश बोध का है, इतिहास बोध से जुड़ने का है, राष्ट्रीयता के विभिन्न परिपार्श्वों को खोलने का है, उसको समझने का है, और आत्म भारत के का जो संकल्प है उसके साथ जुड़ने का है। आत्म भारत की जो संकल्पना है, अगर आप वो देखें तो वो आत्म भारत की संकल्पना जो है वो अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपने परिवेश, अपने पर्यावरण, किसान मजदूरों के साथ मिलकर देशी और स्थानीय उद्यमी जो है हमारे, उनको उर्वर बनाने की मुहिम है। और ये आत्म भारत की जो संकल्पना है जिससे हम सब जुड़े, वो अपनी जमीन पर खड़े होकर अपनी पहचान के साथ नए भारत का, एक उन्नत भविष्य का स्वप्न है। आत्म भारत की जो संकल्पना के सूत्र हमें दिखाए गए हैं, अगर आप वो देखें तो आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न है वो गांधी जी के स्वराज की के स्वप्न के साथ कहीं जुड़ता है, भारत के स्वाभिमान के साथ जुड़ता है, और मुझे लगता है कि हमारे आत्मविश्वास के साथ जुड़ता है। तो किसी भी देश के स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मविश्वास का जब सवाल आएगा तो हम ये जान लेंगे कि आगे आने वाला जो किसी भी देश का भविष्य है वो इसके सम्मान, स्वाभिमान, आत्मविश्वास से ही आगे बढ़ेगा, जिसके साथ संस्कृति का सवाल, भाषा का सवाल हमेशा अपने आप जुड़ता चला जाएगा। तो मुझे याद आ रहा है कि 12 अक्टूबर 1999 में आयरलैंड के किसी कॉलेज में अमेरिका के तत्कालीन हेनरी किसिंगर ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि ये जो अमेरिका जो है, अमेरिका ने अकूत धन अर्जित किया है और उसने पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई है और नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, बहुत सारी वस्तुओं के लिए उसने, सेवाओं के लिए बाजार बनाया है, और वो पूर्णतः रोजगार और लगातार बढ़ती जो वास्तविक मजदूरी है, लगातार उसकी उत्पादकता, मुद्रास्फीति की निम्न दर, और वो आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, ये उन्होंने दावा किया था। और उन्होंने जो खास बात कही, जो आज के मतलब की है, वो कि जिस तरह से भूमंडलीकरण का पिछला दौर ब्रिटिश नेतृत्व में चला, उसी प्रकार वर्तमान दौर के लिए अमेरिकी नेतृत्व अपरिहार्य है, और संसार को अमेरिकी विचारों को, मूल्यों को, जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब इसी बात से जोड़ करके मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी कि जो हेनरी किसिंगर ने जो दावा किया कि पूरे संसार को अमेरिकी विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है,
तो जो नए भारत की तस्वीर हमारे आंखों में उभर रही है, जिसका स्वप्न हम साकार होते हुए देख रहे हैं, हमें लगता है कि पूरे विश्व को भारत का ऋणी होना पड़ेगा और भारत के मूल्यों को, जीवन शैली को, वो जब सांस्कृतिक दृष्टियों से विसंगतियों के ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएंगे जहां आत्मघात होगा, तो मुड़ करके विश्व गुरु भारत की तरफ देखेंगे। और भारत आर्थिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि हम नई उम्मीदों के साथ जो है आगे की तस्वीर को अपनी आंखों में संजोएं। आप सब ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया और बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। भारत की राजधानी से बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर प्रस्तुत की हमारी प्रोफेसर शर्मा ने। आपके उद्बोधन की गूंज मैम हमारे जहन में देर तक रहेगी और स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाते हुए भारत, जहां मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली है, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। और ओवर टू अनामिका मैम। मैम आप प्लीज आए और कुछ कहें मैम के बारे में और हमारे इस श्रृंखला के बारे में। थैंक यू डॉक्टर अंजलि। एम आई ऑडिबल आई थिंक सो? यस मैम, यस। ओके। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज की मुख्य वक्ता हमारी जो प्रोफेसर कुमुद शर्मा, जिन्होंने दिल्ली मैं से एक बात अनामिका जी कहना चाहूंगी। आज मैं माफी चाहूंगी, मैं गाड़ी में बैठते बैठते आपके सवालों के जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने बताया कि वो इंटरव्यू चल रहे हैं। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू विद द ड्राइविंग और मैम आप हमें सुनते रहिएगा जो आपके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। आज के वक्तव्य में प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैडम ने भारत की, नए भारत की जो तस्वीर प्रस्तुत की है, और बहुत जैसे हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े थे जो सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, विभिन्न शहरों से और विभिन्न राज्यों से इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज के इस उद्बोधन से उन्होंने एक शिक्षक होने के नाते जो शिक्षा का मुकम्मल अर्थ, जैसा कि मैडम ने बताया, सीखना है और सुख दुख में संभाव से जीना, ये बहुत ही एक मैम की कैची लाइन लगी जो हमें लगता है कि हमें धारण करना चाहिए अगर हमने अब तक नहीं किया है। दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैम ने जो तस्वीर प्रस्तुत की है और स्त्री के लिए जो मैम ने सम्मान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की बात की है, जो कि हम जो रामचरितमानस के उन्होंने विभिन्न वहां पे जो स्त्री के चरित्र को उन्होंने उभारा है, एक नए परिदृश्य से प्रस्तुत किया है, वो एक निहायत ही खूबसूरत तस्वीर मैडम ने दी और सोचने पर विवश किया कि हम किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और हर स्त्री में वो एक शक्ति है। और भारत के लिए निश्चित रूप से दो लाइन कहना चाहूंगी जो हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। तो जिस तरह से हम देखें कोविड के समय में भी हमने अपने आप को उबारा है और हर दृष्टि से भारत ने अपने आप को आगे लाने के लिए बहुत हर प्रयास किया है और इसमें हम सबका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के 7 दिन के 7 सफर में हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न शहरों से कई सारे डिग्निटरीज जुड़े हैं, हमारे प्रोफेसर्स जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और बहुत सारे हमारे मित्रगण भी जुड़े हैं। हम उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हमारे लैंग्वेज साइन इंटरप्रेटर्स भी हमारे साथ पूरे 7 दिन यहाँ पर HI स्टूडेंट्स के लिए मौजूद रहे, उनका भी हम विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। कुछ प्रोफेसर्स हमारे साउथ इंडिया से भी, ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से हमारे साथ जुड़े और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह समूचे भारत को लेकर हम लोगों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनके साथ ये वक्त साझा किया है। उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। ओवर टू डॉक्टर अंजलि मैम। धन्यवाद मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सोनी सिंह को, जो केवल धन्यवाद ज्ञापन हेतु आए। डॉक्टर सोनी तो ले सकते हैं, मैं हूँ मैम। आप अच्छा, हाँ, कहना चाह रहे हैं?
हाँ मैम का कहना है कि कुछ क्वेश्चन सेशंस अगर कोई Okay, क्वेश्चन ma'am. पूछना Okay, चाहे तो okay, जाने के sure, लिए ma'am, अंदर sure. टाइप करते Sure. करते जवाब दे सकती हूँ, कर्मठ ओके महिला मैम, हूँ। ओके समझ ओके मैम। तो भाई खुला सत्र है, ओपन सेशन है। आप लोगों में से जो भी मैम से उनके वक्तव्य के बारे में या जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी? मैम वुड आई लाइक हाँ प्लीज प्लीज, निधि आप पूछ सकते हैं। राइट मैम, राइट मैम ने जैसे बहुत अच्छा ही बोला मैम ने, और आई एम रियली थैंकफुल टू मैम, बट आई जस्ट वांटेड टू रेज वन क्वेश्चन विदाउट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. That question is like we have already adopted one philosophy in preamble. Preamble जो है, जो हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसमें हम लोगों ने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है. लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialism, democratic republic and to constitute India into a आगे बहुत सारी लंबी ये वो है. बट जो सेकुलरिज्म है, जो बढ़ते हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि इंडिया प्रगति कर रहा है, अपने कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, तो जो सेकुलरिज्म है कहीं ना कहीं वो भी तो हैम्पर हो रहा है. समवेयर और द अदर वी आर अडॉप्टिंग एक्सट्रीमिज्म, सेफ्रेनाइजेशन इन आवर कल्चर. लाइक अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर न्यू पार्लियामेंट इन द कंट्री. नया पार्लियामेंट बना हमारा, और नए पार्लियामेंट बनने में जो उसके उसको इनॉग्रेशन करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली हिंदू पंडित्स वर देयर. जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हमने बाकी धर्मों के गुरुओं को क्यों नहीं आमंत्रित किया या क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू रेज अ सिंपल क्वेश्चन मैम. और अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे धर्म को स्पॉइल किया या ऐसा किया, तो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वर्ण व्यवस्था, जिसके बेसिस पे हम जाति व्यवस्था और हम जाति के नाम पे भेदभाव करते आ रहे हैं अभी तक वी आर नॉट बीन एबल टू बिकम अ कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी. निधि जी, you हमारे should ask only one question or you should sum हाँ, up your निधि जी मैं आपको ma'am. बता दूं, So you are not here to for a lecture, you are here to ask a question. Yes. ये मैं So you आपको can बता ask your दूं, हमारे question. यहाँ बहुत बड़ी Yes, ma'am. परंपरा ये रही कि अगर आप जी, उठा मैम. करके देखें, जो हमारी इस भारतीय संघ परंपरा है, जिसमें वर्ण जी. व्यवस्था में जब विसंगतियां आने लगी, उसमें संकीर्णता आने लगी, इस तरह से वो एक भाषा के नहीं है, वो कबीर है, वो रैदास है, वो नामदेव है, वो नानक है. उनको आप जी. उठा के देख लीजिए, शंकर देव है, वो पूरे देश भर के लोग हैं जिन्होंने समरसता की भूमि पर लाने की कोशिश की है पूरे समाज को. तो हमारे यहाँ इस तरह का पूरा मुहिम चला है, तो हमें उसे भी देखना चाहिए. जी. And ma'am, what about the secularism which we have adopted as a philosophy? वो देखिए, Somewhere or the other, that secularism is hampering. धर्मनिरपेक्षता पर बोलने के लिए बुलाइए, मैं उसमें लंबा भाषण देती हूँ. Definitely, ma'am, I would like to meet you. Yes, मैं देना चाहूंगी इस पर. Actually हमें ये लगता है निधि की और सेकुलरिज्म का ये मतलब ऑफलाइन कभी आना चाहूंगी. बिल्कुल बिल्कुल मैम, it's my privilege. एकदम. जी. और जहाँ तक जी. मेरी सेकुलरिज्म का क्वेश्चन है, वहाँ पर अगर आप अपने जो फैक्ट्स हैं उनको चेक करें और देखें, सेकुलरिज्म का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम हिंदू लोगों को किनारे रखते हैं, है ना, उन्हें भी साथ But लेके चलना somewhere है or ना. the other, we are moving towards that. We are moving towards that. को जरा पढ़िए कि गांधी पर उन्होंने क्या कहा है. मैडम के क्वेश्चन पर हमें जो इन्होंने मैडम ने बोला अभी कि केवल जी देवेश सर आप प्लीज हिंदू सभी धर्मों के लोग, वो सभी लोगों ने उसको टीवी देखा जो ये क्वेश्चन जानकारी दे रही है. हमें लगता है इनको अपनी जानकारी करेक्ट होनी चाहिए. सभी लोगों ने टीवी देखा, सर्वधर्म के लोग, आप तरीके से ये गलत है मैडम. But sir, we are following only Hindu rituals. We are not following other religious rituals. Being a secular, it means that we should also invite other pandits also. नहीं मैडम, जिस दिन ये हुआ था वो सारे टीवी पे सारा वो प्रसारित हुआ है और उसको मैंने देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और कोई बात नहीं, हम सीधे नहीं केवल वो हिंदू ये आप नहीं
मैडम आप इसको करेक्ट करिए, आप जानकारी सही I करिए। am not hurting anyone's sentiments. I just simply raise a question which was there in my mind. That's it. मैडम मैंने सबके वक्तव्य सुने हैं मैडम, मैंने सीधे वक्तव्य सुने हैं। थैंक यू सो मच देवेंद्र सर। और रही बात आपने जो कास्ट से क्लास के कन्वर्ट, तो कास्ट से क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, और 1950 के दशक का जो कास्ट का क्लासिकल रूप था वो आज की डेट में नहीं रह गया। कास्ट का पॉलिटिकल और बना हुआ है, लेकिन आप 50 के दशक से हम ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं। अब आप की तुलना कीजिएगा 23 का, तो उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। जरूर आपकी बातें सही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी अपने यहाँ थोड़ा सा ये सोशल ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस जो 50 के दशक का क्लासिकल रूप था मैडम, आपको जानकारी होगी जब 1950 जब भारत में अंग्रेज यहाँ आने लगे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने एक बात ये कहा था कि भारत कभी एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं एक भारत यहाँ पर क्योंकि कास्ट सिस्टम है। दूसरा उन्होंने ये भी तो जो मार्क्सवादी थे उन्होंने एक बात बोली थी, कास्ट जब तक क्लास में नहीं कन्वर्ट होगा भारत आधुनिक राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन मैडम आप ये बात मानेंगी कि 50 के दशक का जो 50 के दशक से आज के भारत की तुलना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारत न कास्ट से पूरी तरीके से क्लास में कन्वर्ट हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसको मानना पड़ेगा मैडम, और क्या कहते हैं इस चीज को आपको मानना ही पड़ेगा मैडम। बिल्कुल, थैंक यू। I fully agree with you, sir. Didi, I think it's not a political debate platform, so we should Yes. नहीं आप Okay. वेट हो सकते हैं ना, आप मुझे ऑफलाइन बुलाइए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये चीज भी तय हो गई कि हम आपको जल्दी ही ऑफलाइन भी बुलाएंगे मैडम, और आपको विस्तार से सुनना चाहेंगे, पूरे समय के साथ सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके उद्बोधन में हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो एक पृष्ठभूमि है वो भी मैम सामने परिलक्षित होती है, और एक साहित्यकार से साहित्यिक बातें सुनने में एक अलग ही सर मैम मजा आता है। तो वो मजा हम लेना चाहेंगे ऑफलाइन माध्यम से। ठीक है। बहुत बढ़िया मैम, आपकी जो ये स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाने वाली बात है, हम उस तक जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हमारे इस आपकी जो ये है ना अनुगुण जो बोल रहे थे आप, वो हमें यहाँ यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे सुनाई देने लग गई। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वाइब्रेंट। अब मैं इसको बंद करी। सबको नमस्कार। जी सर, जी मैम, नमस्कार मैम। वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे साथ वो जुड़ रही थी सोनी सिंह को बुला ले। हाँ, सोनी आप प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। थैंक यू मैम। मैम तो शायद अभी कोई बात नहीं, आप अपना काम पूरा कर लें। अपना वीडियो भी खोल लीजिए। एक मिनट मैम, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर एंटायर टीम फॉर अमृत काल। इस अमृत काल का जो ये सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा, और हर दिन का वक्तव्य मैं ऑनलाइन नहीं जुड़ पाई, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा है। नरेंद्र बराबर भेजता रहा है, तो इसलिए हम लोग मतलब उसको देख पा रहे हैं अभी भी। और आज का जो सेशन था प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी का, मैम का, वो बहुत ही अच्छा था। शुरुआत से ही उन्होंने भारतीयता को लेकर के भारतीयता या आत्म चिंतन इन सभी चीजों को बहुत ही हाईलाइट किया। शुरू से ही आत्म चैतन्य से युक्त हो रहा है नया भारत, नए भारत की एक गूंज जिसको हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को महिलाओं के ऊपर कितना महिलाएं जो है वो कितनी आगे बढ़ रही हैं। आज हम चंद्रयान जो है हम चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो दर्शाती हैं कि नए भारत को हम कितना नया कर रहे हैं और कितना कुछ हम उसमें समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो हमें खुद में भी दिखाई पड़ता है कि हम पहले से और अब में हमारे में कितना चेंज आ गया है, जो कि अभी मैम के लेक्चर में भी साफ साफ दिखाई दिया है, साफ साफ हम लोग सुन पा रहे थे। और जैसे कि मैम आप लोग ने भी अंजलि मैम ने शुरू में ही एक कविता कही अटल जी की, अनामिका मैम ने भी बहुत अच्छी कविता कही। तो ये सारी चीजें हम लोग सुन रहे थे कि और जैसा कि मैम ने बोला था कि आजादी का अमृत जो है वो माटी की महक
माटी की महक उठनी शुरू हो गई है और संवाद कला के माध्यम से, जो कि सॉरी इस प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग जुड़ रहे हैं तो वो संवाद कला के माध्यम से ही हम एक दूसरे को आपस में जोड़ पा रहे हैं, या इस तरह का जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमारे संवाद के माध्यम से ही हम अपनी चीजों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये नए भारत की ओर बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनी, थैंक यू सो मच। तो ओवर टू यू मैम। फाइन, बस बाय द एंड ऑफ दिस अमृत सप्ताह जो एक अमृत बरस रहा था हर दिन हर नए वक्ता के साथ, और जिसमें हम सभी लोग उसका आस्वादन ले रहे थे, और हम सब फिर से एक बार सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने कि इसमें हर दिन मिलकर काम किया है और अपने सहभागिता दी है, चाहे वो इंटरप्रेटर्स के माध्यम से हो, चाहे हमारे मॉडरेटर डॉक्टर नरेंद्र कुमार हो, चाहे हमारे स्कॉलर्स हो, हमारी पूरी डिपार्टमेंट टीम हो, और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे अन्य विभाग के सहयोगी जिन्होंने कि हमारा साथ दिया इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के, उन्होंने भी इस अमृत को जो बरस रहा था उसका आस्वादन लिया। सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, नमस्कार।